प्रशांत महासागर का किनारा और एक बेहद कामयाब करोड़पति टेक एग्जीक्यूटिव। और पता है उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में हजारों डॉलर के असली सोने के सिक्के हैं, जो वो बैंक में नहीं रख रहा है। बिल्कुल नहीं। वो अपने दोस्तों के साथ उन्हें समंदर के पानी में पत्थरों की तरह फेंक रहा है। मतलब सिर्फ मजे के लिए, ये देखने के लिए कि कौन उन्हें सबसे दूर फेंक सकता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक एकदम सच्ची घटना है। हाँ, एकदम सच है। इस इंसान ने वाईफाई राउटर्स का एक अहम हिस्सा डिजाइन किया था। मतलब बहुत तेज दिमाग और बहुत सारा पैसा। एक बार तो इसने एक होटल का $500 का लैंप तोड़ दिया। ओहो। और जब मैनेजर ने टोक कर पैसे मांगे ना, तो उसने उसे $5000 थमाकर कहा कि आगे से कभी मेरी बेइज्जती मत करना। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण की शुरुआत इस इंसान से इसलिए नहीं हो रही है कि वो कितना अमीर था, बिल्कुल। बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ ही सालों बाद वो पूरी तरह से दिवालिया हो गया। सही कहा, उसकी सारी दौलत खत्म होगी। क्योंकि इस तरह का जो बर्ताव होता है ना, उससे कोई भी फाइनेंशियल मॉडल या स्प्रेडशीट सही नहीं ठहरा सकती। और अब जरा एक और इंसान की कहानी देखते हैं जो इसके ठीक विपरीत है। रोनाल्ड रीड, एक बहुत ही साधारण इंसान। हाँ, रोनाल्ड 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां रिपेयर करता रहा। हाँ, और 17 साल तक एक स्टोर में सफाई कर्मचारी यानी झाड़ू लगाने का काम करता रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से घर में बिता दी। लेकिन 2014 में जब 92 साल की उम्र में उसकी मौत हुई, तो पूरी दुनिया के अखबारों में उसका नाम था। क्योंकि उस मामूली सफाई कर्मचारी ने अपने पीछे $8 मिलियन छोड़े थे, मतलब करोड़ों रुपया। और यहाँ कोई लॉटरी या पुश्तैनी जायदाद का जादू बिल्कुल नहीं था। अरे नहीं, उसने कोई चमत्कार नहीं किया। उसने बस अपनी छोटी सी बचत को ब्लू चिप स्टॉक में लगाया। मतलब उन बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में जो लंबे समय में सुरक्षित मानी जाती हैं, और दशकों तक चुपचाप अपना काम करता रहा। और इसके उलट रिचर्ड फेस्कोन नाम का एक हार्वर्ड से पढ़ा हुआ बहुत बड़ा फाइनेंस एग्जीक्यूटिव था। उसने 18,000 स्क्वायर फीट का घर बनवाया, जिसमें 2 लिफ्ट और 11 बाथरूम थे। हाँ, लेकिन 2008 के आर्थिक संकट में भारी कर्ज की वजह से उसका सब कुछ तबाह हो गया। ये कहानियां हमें एक बहुत ही गहरा और हैरान करने वाला सच बताती हैं। हम अक्सर यही मानते आए हैं कि पैसा संभालना एक हार्ड साइंस है, जहां दिमाग और गणित और बड़ी डिग्रियों की बहुत जरूरत होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब एक हार्वर्ड का सर्जन किसी बिना पढ़े लिखे इंसान से हमेशा बेहतर ही सर्जरी करेगा, ये तो तय है। लेकिन फाइनेंस की दुनिया में एक सफाई कर्मचारी एक हार्वर्ड के एग्जीक्यूटिव को आराम से हरा सकता है। चलिए इस पूरे टॉपिक को थोड़ा अनपैक करते हैं। अगर पैसा पूरी तरह से हमारे व्यवहार और मनोविज्ञान से जुड़ा है, तो लोग अक्सर पैसे के मामले में ऐसी अजीब गलतियां क्यों करते हैं जो दूसरों को एकदम बेवकूफ़ी लगती हैं? हाँ, ये सवाल बहुत आम। मतलब अगर कोई इंसान बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा है, तो वो अपनी आखिरी मेहनत की कमाई एक लॉटरी के टिकट पर क्यों उड़ा देता है? गणित के हिसाब से तो ये साफ तौर पर एकदम बेवकूफ़ी है ना? क्योंकि कोई भी इंसान पागल नहीं है। मॉर्गन हाउसल के स्रोतों में जो सबसे पहली और अहम बात उभर कर आती है, वो ये है कि हर इंसान की दुनिया को देखने की समझ उसके खुद के छोटे से निजी अनुभव पर टिकी होती है। अच्छा। हाँ, मतलब हम दुनिया का शायद 0.0000001% हिस्सा ही अनुभव करते हैं, लेकिन उसी से हमारे दिमाग में दुनिया के काम करने का 80% नजरिया बन जाता है। तो आप कह रही हैं कि हमारा नजरिया हमारे हालात तय करते हैं, कोई स्प्रेडशीट नहीं? एकदम सही। आप बस 2 अलग-अलग पीढ़ियों के लोगों की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति 1970 में पैदा हुआ और दूसरा 1950 में। ठीक है। अब 1970 वाले व्यक्ति ने जब होश संभाला तो शेयर बाजार लगातार ऊपर जा रहा था। उसके लिए शेयर बाजार पैसा बनाने की एक जादुई जगह है। हाँ, वो तो है। लेकिन 1950 में पैदा हुए व्यक्ति ने अपने युवा दिनों में शेयर बाजार को ठहरा हुआ या गिरता हुआ देखा। इन दोनों का पैसे को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग होगा। अब उस गरीब इंसान की बात करते हैं जो लॉटरी खरीदता है। हाँ, वो लॉटरी वाला हिस्सा मुझे हमेशा से बड़ा अतार्किक लगता है, सच में। देखो, जो बात एक अमीर बैंकर को बेवकूफ़ी लगती है ना, वो उस गरीब इंसान की दुनिया में एकदम तार्किक हो सकती है। जो व्यक्ति महीने के अंत में अपने बिल नहीं भर पा रहा, वो जब लॉटरी खरीदता है तो शायद वो सोचता है कि उस बड़े सपने को जीने का उसके पास यही एक इकलौता रास्ता है।
जो बाकी लोग असल जिंदगी में जी रहे हैं। बिल्कुल, हम उसके इस कदम से सहमत हों या ना हों, लेकिन अगर हम उसकी जगह खड़े हो के उसकी नज़र से दुनिया देखें तो उसके लिए वो फैसला पागलपन नहीं है। ये वाकई एक बड़ा आई ओपनर है। हम अक्सर दूसरों के फैसलों को अपने चश्मे से जज करते हैं, लेकिन अगर हमारे फैसले हमारे अनुभवों से तय होते हैं तो इसमें हमारी मेहनत और हमारी किस्मत का कितना रोल है। यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात ये रहे कि किस्मत और जोखिम ये दोनों सगे भाई बहन की तरह हैं। अच्छा, कैसे? जीवन में हर परिणाम सिर्फ हमारी व्यक्तिगत मेहनत से तय नहीं होता। बिल गेट्स की कहानी ही ले लीजिए। हाँ, बिल गेट्स तो अपनी बेनथा मेहनत और कोडिंग के जुनून के लिए जाने जाते हैं, मतलब पूरी दुनिया जानती है। वो मेहनती और होशियार थे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उस समय दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में भी पढ़ रहे थे जहां कंप्यूटर नाम की चीज मौजूद थी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उस दौर में एक हाई स्कूल के बच्चे को कंप्यूटर मिलना लॉटरी जीतने से भी मुश्किल था। उनकी सफलता में मेहनत के साथ साथ किस्मत की भूमिका बहुत बड़ी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी मेहनत कोई मायने नहीं रखती? नहीं, मेहनत पूरी तरह से मायने रखती है, लेकिन स्रोत हमें चेतावनी देते हैं कि सफलता एक बहुत ही खराब शिक्षक है। खराब शिक्षक मतलब सक्सेस इज अ लाउजी टीचर। हाँ, होता क्या है कि जब इंसान बहुत सफल होता है तो उसे लगने लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसकी काबिलियत का नतीजा है। वो अपनी जीत में किस्मत की भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। और जब कोई दूसरा इंसान वही दांव खेलता है और हार जाता है तो हम कहते हैं कि उसने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब सफलता मिले तो हुनर और विफलता मिले तो बेवकूफी। ये तो बहुत बड़ा भ्रम है यार, और शायद इसी भ्रम की वजह से लोग कभी रुकना नहीं सीखते। मुझे यहाँ रजत गुप्ता का उदाहरण याद आ रहा है। हाँ, उनका केस बहुत दिलचस्प है। वो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म के बॉस थे, बहुत सारे बोर्ड्स के डायरेक्टर थे, एक बेहद सफल और अमीर इंसान। मतलब उनके पास वो सब कुछ था जो 100 जन्मों के लिए काफी हो। बिल्कुल था, लेकिन फिर भी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, यानी कंपनी की कुछ ऐसी गुप्त जानकारी का इस्तेमाल करके शेयर बाजार से पैसा कमाया जो आम जनता को नहीं पता थी। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। करोड़ों डॉलर होने के बावजूद लोग अपनी इज्जत और आजादी ऐसे दांव पर क्यों लगा देते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल कंपैरिजन, यानी दूसरों से अपनी तुलना करना। इंसान हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखता है। हमेशा। अगर कोई साल का 5 लाख डॉलर कमाता है तो वो खुद को बहुत अमीर समझेगा, लेकिन अगर वो किसी ऐसे सर्कल में उठने बैठने लगे जहां उसका दोस्त साल का 37 मिलियन डॉलर कमाता है तो वो अचानक खुद को गरीब महसूस करने लगेगा। इसे ही शायद गोल पोस्ट का आगे खिसकना कहते हैं। एकदम सही। ये तो हम आम लोगों की जिंदगी में भी बहुत होता है। मतलब हम सोच सकते हैं कि ये तो करोड़ोंपतियों की बातें हैं, लेकिन हम भी तो यही करते हैं जब हम ईएमआई पर वो महंगा फोन ले लेते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ दोस्तों के सामने खुद को साबित करने के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। तो इच्छाओं का गोलपोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ऐसे में इंसान को ये पता ही नहीं होता है कि उसे कब रुकना है। सही बात है। इसीलिए समझना जरूरी है कि काफी होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मौका छोड़ रहे हैं या हार मान रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि कब आपको वो खेल खेलना बंद करना है जहां जीतने से ज्यादा हारने का खतरा है। तो ये मान लेने के बाद कि हमारा व्यवहार और भाग्य और हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं हमारे वित्तीय फैसलों को भटका सकती हैं, तो असली सवाल ये उठता है कि दौलत कैसे बनाई और बचाई जाए। यहाँ स्रोतों में कंपाउंडिंग के जादू को समझाया गया है और इसके लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है, आइस एज यानी हिमयुग का। आइस एज का? हाँ, आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में जो बर्फ की विशाल चादरें फैली थी वो कैसे बनी? मुझे तो हमेशा लगता था कि कोई बहुत भयानक सर्दी का मौसम आया होगा या कोई बर्फीला तूफान जिसने पूरी दुनिया को जमा दिया होगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि हिमयुग किसी भयानक सर्दी की वजह से नहीं आए थे। वो बने थे गर्मियों में सिर्फ थोड़ी सी बर्फ के न पिघलने की वजह से। गर्मियों में बर्फ ना पिघलने से ये कैसे काम करता है? मतलब मान लीजिए सर्दियों में बर्फ गिरी, लेकिन गर्मियां उतनी गर्म नहीं रहीं कि सारी बर्फ पिघल जाए, तो क्या हुआ? बर्फ बच गई। हाँ, उस पुरानी बर्फ की एक पतली सी सफेद परत जमीन पर रह गई। अब ये सफेद परत सूरज की किरणों को वापस आसमान में रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे अगली सर्दियों में तापमान और ठंडा हो जाता है। अच्छा। और ज्यादा बर्फ गिरती है, फिर अगली गर्मियों में और ज्यादा बर्फ बच जाती है। सालों साल यही होता रहता है
और एक दिन एक छोटी सी बर्फ की परत पूरी दुनिया को ढक लेती है। ओह, मतलब वो बची हुई बर्फ मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है और जो नई बर्फ उसके ऊपर गिर रही है वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी बर्फ खुद नई बर्फ को अपनी तरफ खींच रही है और एक के ऊपर एक परत बनती जा रही है। एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अरे वाह। छोटी सी शुरुआत अगर लंबे समय तक बिना रुके बढ़ती रहे तो वो एक विशाल रूप ले लेती है। वॉरेन बफे की विशाल संपत्ति का राज सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। तो असली राज क्या है? असली राज उनका समय है। उन्होंने बचपन से ही निवेश करना शुरू कर दिया था और उसे दशकों तक कंपाउंड होने दिया। उनकी $80 बिलियन की संपत्ति में से $87 बिलियन उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए। और यहीं पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाए रखना बिल्कुल अलग खेल है। मुझे जेसी लिवरमोर की कहानी याद आ रही है। वो तो बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। हाँ। वह अपने समय के सबसे महान स्टॉक ट्रेडर थे। 1929 के मार्केट क्रैश में जब पूरी दुनिया दिवालिया हो रही थी, तब उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके एक ही दिन में आज के हिसाब से $3 बिलियन कमाए थे। वो रातों रात दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए। लेकिन महज 4 साल बाद सब कुछ गंवाकर उन्होंने अपनी जान ले ली। ऐसा इंसान जो इतना बड़ा जीनियस था, उससे क्या गलती हुई? गलती ये थी कि पैसा कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, लेकिन पैसा बचाए रखने के लिए आपको बिल्कुल इसके उलट मानसिकता चाहिए। मतलब कैसी मानसिकता? आपको चाहिए सर्वाइवल माइंडसेट और थोड़ा सा डर। आपको हमेशा ये मानकर चलना पड़ता है कि जो पैसा आपने कमाया है वो आसानी से छिन भी सकता है। जेसी लिवरमोर में सर्वाइवल का वो डर खत्म हो गया था। समझ गया। बाजार में टिके रहना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब आप लंबे समय तक टिके रहेंगे तभी तो हिमयुग वाली कंपाउंडिंग का जादू काम करेगा। मतलब हमें हर फैसले में 100% सही होने की जरूरत नहीं है, बस खेल में बने रहना है ना? बिल्कुल। जॉर्ज सोरोस का एक बहुत मशहूर नियम है कि ये मायने नहीं रखता कि आप कब सही हैं और कब गलत। तो क्या मायने रखता है? मायने ये रखता है कि जब आप सही होते हैं तो कितना पैसा बनाते हैं और जब गलत होते हैं तो कितना गंवाते हैं। तो आप कह रही हैं कि मैं अपने आधे फैसलों में पूरी तरह गलत हो सकता हूं और फिर भी मैं अमीर बन सकता हूं? हाँ, बस शर्त ये है कि आपकी वो गलतियां आपको पूरी तरह से बर्बाद ना कर दें। अगर आप छोटे छोटे नुकसान सहते हैं लेकिन जब जीतते हैं तो बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं, जिसे हम असिमेट्रिक रिटर्न कहते हैं, तो आप आखिरकार जीत ही जाएंगे। ये भी तो बहुत राहत देने वाली बात है। सच में पैसा बचाने की ये बात हमें एक बहुत ही मजेदार सच की तरफ ले जाती है। हम अक्सर अमीरी का अंदाजा लोगों के खर्चों से लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल लगाते हैं। मैंने सिंगर रियाना के बारे में पढ़ा था। उसने अपने पैसे बहुत ज्यादा महंगी चीजों पर खर्च कर दिए और दिवालिया होने की कगार पर आ गई। उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर दिया कि उसने सही सलाह नहीं दी। तब उस एडवाइजर ने कोर्ट में एक बहुत गहरी बात कही थी। उसने कहा कि क्या मुझे वाकई उसे ये बताने की जरूरत थी कि अगर आप चीजों पर पैसा खर्च करेंगी तो आपके पास सिर्फ चीजें बचेंगी, पैसा नहीं। ये सुनने में मजाकिया लगता है, लेकिन ये एक बहुत कड़वा सच है। लोग अक्सर अमीर दिखने और दौलतमंद होने को एक ही समझ लेते हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? मैं तो हमेशा स्पोर्ट्स कार वाले को ही दौलतमंद मानूंगा। नहीं, असली दौलत तो वो स्पोर्ट्स कार है जो कभी नहीं खरीदी गई। अच्छा। हाँ, दौलत वो है जो हमें दिखाई नहीं देती, जो महंगे गहने नहीं खरीदे गए, जो फर्स्ट क्लास के टिकट छोड़ दिए गए, वही असल दौलत है। दौलत एक विकल्प है, एक ऑप्शन है जो भविष्य के लिए बचाकर रखा गया है। ये तो एकदम अलग नजरिया है। जब हम किसी को $1 लाख की कार चलाते देखते हैं तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि उसके बैंक अकाउंट में $1 लाख कम हो गए हैं। ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। तो फिर पैसा बचाने का असली राज क्या है? क्या हमें बहुत ज्यादा आमदनी की जरूरत है? बचत का सबसे गहरा रिश्ता आपकी आमदनी से नहीं, बल्कि आपकी ईगो और आपकी इनकम के बीच के फासले से है। ईगो और इनकम के बीच का फासला? हाँ, जब इंसान ये सोचना बंद कर देता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तब वो अपने आप उन चीजों पे खर्च करना बंद कर देता है जिनकी उसे जरूरत नहीं है। बात तो सही है। और सबसे बड़ी बात, पैसा बचाने के लिए हमेशा किसी खास कारण या कार खरीदने जैसे लक्ष्य की जरूरत नहीं होती। आपको बस इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि दुनिया में कभी भी कुछ भी अनपेक्षित हो सकता है। अगर हम किसी से भी पूछेंगे ना, तो 99% लोग कहेंगे कि सबसे ज्यादा खुशी पैसे से मिलती है
और लोग दौलत इसी खुशी के लिए जोड़ते हैं। तो क्या मनोवैज्ञानिक रिसर्च भी यही कहती है? यही तो सबसे बड़ा सरप्राइज है। मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्बेल ने ये जानने के लिए एक बहुत बड़ी रिसर्च की थी और जवाब पैसा या महंगा सामान बिल्कुल नहीं था। तो फिर क्या था? उन्होंने पाया कि सबसे ज्यादा खुशी उस इंसान को होती है जिसका अपनी जिंदगी पर, उम्र, अपने समय पर पूरा नियंत्रण होता है। मतलब आजादी। हाँ, पैसे से मिलने वाला सबसे बड़ा मुनाफा या डिविडेंड ये आजादी है कि इंसान सुबह उठकर खुद से ये कह सके कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। वाह। आप किसके साथ काम करते हैं, कब करते हैं और कितने समय के लिए करते हैं, ये चुनने की आजादी ही असली दौलत है। वाकई। और अपने इसी पैसे और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम इंसान अक्सर स्प्रेडशीट की तरह 100% तार्किक या लॉजिकल होने की कोशिश करते हैं। और यही हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। जीवन में 100% तार्किक होने से बेहतर है व्यवहारिक होना। व्यवहारिक होना, वो कैसे? एक डॉक्टर थे जूलियस वैगनर जॉरेग। 19वीं सदी में उन्होंने सिफिलिस जैसी भयानक और जानलेवा बीमारी के मरीजों को मलेरिया की कीटाणु दे दिए थे। रुकिए, क्या किसी गंभीर बीमार इंसान को जानबूझकर मलेरिया देना? ये तो सीधा सीधा एकदम पागलपन लग रहा है यार। ये कैसे सही हो सकता है? कागज पर या तार्किक रूप से ये बिल्कुल गलत लगता है, लेकिन डॉक्टर जूलियस को एक पैटर्न समझ आ गया था। उन्होंने देखा था कि मलेरिया से जो तेज बुखार आता है वो शरीर में सिफिलिस के बैक्टीरिया को मार देता है। अच्छा। ये पूरी तरह से तार्किक नहीं था, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से काम कर गया। इसी तरह निवेश और पैसे के मामले में भी होता है। मतलब हमें वो निर्णय नहीं लेना चाहिए जो गणित के हिसाब से दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, बल्कि वो लेना चाहिए जिससे रात को सुकून की नींद आए। बिल्कुल। हैरी मार्कोविस जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री ने भी अपने पैसे का निवेश करते समय अपने ही बनाए हुए दुनिया के सबसे बेहतरीन गणितीय मॉडल का इस्तेमाल नहीं किया था। सच में? हाँ, उन्होंने ऐसा निवेश किया था जिससे उन्हें पछतावा ना हो और नींद अच्छी आए। और सुकून से सोने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, हमेशा ये मान के चलना कि चीजें हमारे सोचे हुए प्लान के हिसाब से नहीं होंगी। जिसे हम रूम फॉर एरर या गलतियों की गुंजाइश कहते हैं। लास वेगस के कैसीनो में जो लोग ब्लैक जैक गेम में कार्ड गिनते हैं, वे कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही दांव पर नहीं लगाते। क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। वे जानते हैं कि गणित उन्हें जीतने की बेहतर संभावना दे सकता है, लेकिन कोई जादू नहीं कर सकता। वे हमेशा एक बफर रखते हैं ताकि एक दो खराब दांव उन्हें खेल से बाहर ना कर दें। ये तो हुई बाजार की बात, लेकिन एक बहुत अजीब मनोवैज्ञानिक भ्रम है जिसके बारे में इंसान कभी नहीं सोचता। इसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहा गया है। ये क्या है? ये इंसानी दिमाग का एक बहुत दिलचस्प डिफेक्ट है। हम सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी सोच, हमारी पसंद और हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। हाँ बिल्कुल। जो मुझे 10 साल पहले पसंद था, आज उस पे मुझे खुद हंसी आती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन जब हमसे पूछा जाता है कि अगले 10 सालों में हम कितने बदलेंगे, तो हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे आज है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग अतीत को याद रखने में तो तेज है, लेकिन भविष्य में होने वाले बदलावों की कल्पना करने में थोड़ा आलसी है। इमेजिन करने में दिमाग की बहुत ऊर्जा खर्च होती है। तो चूंकि हम भविष्य की कल्पना नहीं कर पाते, हम आज बहुत कठोर वित्तीय योजनाएं बना लेते हैं, ये सोचकर कि हमारी जरूरतें कभी नहीं बदलेंगी। सही कहा। इसीलिए बहुत लंबी और अटल योजनाएं बनाने से बचना चाहिए। और अगर पुरानी योजना आज काम नहीं कर रही, तो अपनी संक कॉस्ट्स, यानी वो पैसा या समय जो हम पहले ही खर्च कर चुके हैं और जो अब वापस नहीं आ सकता, उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। ये तो वैसे ही है जैसे कोई बहुत महंगे जूते खरीद ले और वो पैरों में काट रहे हों, फिर भी उन्हें पहनता रहे क्योंकि पैसे खर्च हो गए, है ना? एकदम सटीक एनालॉजी है ये। चलिए, अब तक हमने समझा कि हमारा व्यवहार हमारे पैसे को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन हम खुद को कितना भी व्यवहारिक मान लें, बाहरी दुनिया की हलचल हमें भटका ही देती है। ऐसा क्यों होता है कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव हमें इतना डरा देते हैं? क्योंकि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। जब आप बाजार में निवेश करते हैं तो उतार चढ़ाव और अनिश्चितता ही उसकी कीमत है। कीमत है। हाँ, लोग इसे एक जुर्माना समझने लगते हैं, जैसे उन्होंने कोई गलती कर दी हो, जबकि असल में ये एक फीस है जो आप लंबी अवधि के मुनाफे के लिए भर रहे हैं।
जैसे थीम पार्क में रोलर कोस्टर पर बैठने की एक टिकट लगती है, ये जुर्माना नहीं, मजे की कीमत है। और यहां सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम दूसरों का गेम खेलने लगते हैं। बिल्कुल सही। एक डे ट्रेडर जो सिर्फ आज के लिए शेयर खरीद रहा है और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो 30 साल के रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहा है, दोनों का खेल बिल्कुल अलग है। हमें हमेशा अपना गेम पहचानना चाहिए। और अगर हम इसका कनेक्शन बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो हमें समझ आएगा कि इस खेल में नकारात्मकता या निराशावाद हमेशा ज्यादा समझदारी भरा क्यों लगता है। मतलब पेसिमिज्म। हाँ, अगर कोई टीवी पर आके कहे कि कल बाजार 10 गुना बढ़ जाएगा तो लोग उसे बेवकूफ मानेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि कल भारी क्रैश होने वाला है तो सब उसकी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऐसा क्यों होता है? बुरी खबरें हमें इतनी स्मार्ट क्यों लगती हैं? ये इंसान का एक इवोल्यूशनरी शील्ड है। हमारे पूर्वजों को जंगलों में खूंखार जानवरों से बचने के लिए खतरों पर तुरंत ध्यान देना पड़ता था। अच्छा, सर्वाइवल के लिए। हाँ, और आज वही डिफेंस मैकेनिज्म फाइनेंस में काम करता है। विकास बहुत धीमा होता है, उसे सालों लगते हैं, लेकिन विनाश रातों रात हो सकता है। इसलिए हम बुरी खबरों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। और इसी डर और रातों रात अमीर बनने की चाहत का फायदा उठाती हैं कहानियां। बर्नी मैडॉफ की पॉन्जी स्कीम का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, वो बहुत बड़ा स्कैम था। दुनिया के सबसे समझदार और पढ़े लिखे लोगों ने उसे अपना पैसा दे दिया, ये जानते हुए भी कि लगातार एक जैसा मुनाफा संभव नहीं है। वो कैसे फंस गए? क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो उन कहानियों पर आसानी से भरोसा कर लेता है जो वो खुद सच मानना चाहता है। मैडॉफ ने एक ऐसी कहानी गढ़ी जो लोगों के कानों को अच्छी लगती थी। कहानियां और नैरेटिव इस दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति हैं, डेटा या चार्ट्स नहीं। तो मतलब इन सब बातों का आखिर निष्कर्ष क्या है? हमने इतनी सारी बातें की, व्यवहार, कंपाउंडिंग की बर्फ, आज़ादी, अपनी गेम को पहचानना, इन सारे स्रोतों का एकदम निचोड़ क्या है? निचोड़ हमें एक डेंटिस्ट क्लैरेंस ह्यूज के उदाहरण से मिलता है। जैसे एक डेंटिस्ट ये नहीं कह सकता कि हर मरीज को एक ही तरह के इलाज की जरूरत है, वैसे ही पैसे के मामले में भी कोई यूनिवर्सल सच या एक ही जादुई फॉर्मूला नहीं है जो सब पर लागू हो। सही बात है। हर इंसान को अपनी जरूरत, अपनी नींद और अपने मन की शांति के हिसाब से अपने नियम खुद तय करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जाने माने इन्वेस्टर चार्ली मंगर का वो प्रसिद्ध वाक्य याद आता है। उन्होंने कहा था कि मेरा इरादा कभी अमीर बनने का नहीं था, मैं बस आजाद होना चाहता था। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल कोट है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार यही है कि पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल अपनी आजादी और अपने समय को वापस खरीदने के लिए होना चाहिए। यही सच्ची दौलत है। मॉर्गन हॉसल के इन स्रोतों से हमें जो नजरिया मिला है वो वाकई पैसे को देखने का हमारा पूरा चश्मा ही बदल देता है। तो इस चर्चा को समेटते हुए मैं हम सबके लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। हमने बात की थी उस टेक एग्जीक्यूटिव की जो अमीर दिखने के लिए समंदर में सोने के सिक्के फेंकता था। लेकिन अगर असली दौलत वो है जो हमें दिखाई नहीं देती, तो आज के दिन हम अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा न दिखने वाला छोटा सा चुनाव कर सकते हैं जो आने वाले कल में हमारी आजादी का सबसे बड़ा हिस्सा बनेगा? वाकई ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जब आप अपने समय के मालिक होते हैं तब आपको दुनिया को साबित करने के लिए समंदर में सिक्के फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही गहरा सवाल है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।